नमस्कार और प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित आज के इस विशेष विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर आएंगे और कुछ ऐसी खबरों की तह तक जाएंगे जो पूरी दुनिया को हिला रही हैं। दरअसल हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे दुनिया भर में हो रहे बड़े भू राजनीतिक बदलाव बिल्कुल हमारे आसपास की स्थानीय खबरों से जुड़े होते हैं। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष को नहीं चुनेंगे, बल्कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर और केवल तथ्यों के आधार पर यह देखेंगे कि हजारों किलोमीटर दूर लिए गए फैसले कैसे हम सबकी आम जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। आज का यह मैक्रो से माइक्रो सफर इन 5 प्रमुख हिस्सों में बटा है। पहला, भू राजनीति और ऊर्जा बाजार। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था और रक्षा। तीसरा, राष्ट्रीय राजनीति और विकास। चौथा, न्याय और कानूनी अपडेट। और आखिर में खेल और शिक्षा समाचार। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भू राजनीति और ऊर्जा बाजार। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच जो ये अभूतपूर्व टकराव चल रहा है, उसकी शुरुआत 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के भयंकर सैन्य हमलों से हुई। इसके बाद 8 अप्रैल को एक युद्ध विराम की घोषणा की गई, लेकिन 1979 के बाद पहली बार इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता इस वीकेंड पूरी तरह नाकाम रही। इस नाकामी ने उस नाजुक युद्ध विराम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और नतीजा ये निकला कि सोमवार से ही अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की पूरी नाकाबंदी शुरू कर दी है। इस नाकाबंदी को लेकर अमेरिकी नेतृत्व का रुख कितना सख्त है, इसका अंदाजा इस सीधे बयान से लगाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि जो कोई भी अवैध टोल चुकाएगा उसे समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। ये बयान खासकर हुर्मुज़ जलरमू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के संदर्भ में है, जहां से पूरी दुनिया की करीब 20% ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है। देखिए, मामला सिर्फ सैन्य नहीं रहा है। ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के जरिए अमेरिकी ट्रेजरी ने ईरान के 35 शैडो बैंकिंग नेटवर्क पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। असल में यह कार्रवाई मुख्य रूप से रहबर नाम की शेल कंपनियों को निशाना बना रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचते हुए सीधे ईरान के सशस्त्र बलों तक अरबों डॉलर की फंडिंग पहुंचाती हैं। यही नहीं, विदेशी वित्तीय संस्थानों को भी साफ चेतावनी मिल चुकी है कि अगर उन्होंने इस नेटवर्क का साथ दिया तो वो भी अमेरिकी खातों तक अपनी पहुंच खो सकते हैं। यह एक तरह से पूरी वित्तीय नसबंदी है। और ये आंकड़ा बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि ऊर्जा बाजार में इस वक्त कितना बड़ा भूकंप आया हुआ है। 1 मई से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने ओपेक से बाहर निकलने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। युद्ध से पहले ओपेक के कुल उत्पादन में यूएई का 12% हिस्सा हुआ करता था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हर दिन 34 लाख बैरल कच्चा तेल ओपेक के कोटा सिस्टम से बाहर हो जाएगा, जो लंबी अवधि में तेल आपूर्ति के पूरे गणित को पलट कर रख देगा। तो इन सबका असर क्या हुआ? ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़कर $110 प्रति बैरल के इस खतरनाक आंकड़े को छू रही हैं। जब हुर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही पर इतना भारी खतरा मंडरा रहा हो, तो वैश्विक ऊर्जा बाजार भारी दबाव में आ जाता है, जिसका सीधा अर्थ ये है कि जो देश भारी मात्रा में तेल आयात करते हैं, उनका आयात बिल अब आसमान छूने वाला है। और इसी $110 के कच्चे तेल और लगातार हो रहे विदेशी पूंजी के पलायन का सीधा प्रहार भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 94.39 के अपने अब तक के सबसे निचले और ऐतिहासिक स्तर पर आ गया है। एक वैश्विक तेल संकट कैसे सीधे तौर पर स्थानीय मुद्रा की कमर तोड़ देता है, ये उसका एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। खैर, यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उभर कर सामने आता है। जब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर इतना भारी तनाव हो और आर्थिक दबाव इस हद तक बढ़ रहा हो, तो ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र और कूटनीति खुद को कैसे तैयार कर रही है? आइए अब विषय को थोड़ा बदलते हैं और वैश्विक अर्थशास्त्र से राष्ट्रीय रक्षा की ओर चलते हैं। भाग 2, भारतीय अर्थव्यवस्था और रक्षा। भारत अपने वायु रक्षा तंत्र को अभेद्य बनाने के लिए लगातार एक चरणबद्ध प्रक्रिया पर काम कर रहा है। रूस के साथ $5 अरब के उन्नत S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली सौदे के तहत 3 इकाइयां पहले ही आ चुकी हैं और उनका ऑपरेशन सिंदूर में सफलतापूर्वक इस्तेमाल भी किया जा चुका है। चौथी इकाई अगले महीने पहुंचने वाली है और सबसे अहम बात, अमेरिकी प्रतिबंधों की चेतावनी के बावजूद 5 नई इकाइयों की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। ये साफ दर्शाता है कि जब बात देश की सामरिक मजबूती की हो तो कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। सैन्य तैयारियों के साथ साथ कूटनीति के मोर्चे पर भी एक नया रास्ता खुलता दिख रहा है। बांग्लादेश के नेता तारिक रहमान ने भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्क,
व्यापार और सीमा स्थिरता को मजबूत करने के लिए बीजेपी और बीएनपी के बीच एक राजनीतिक संवाद का प्रस्ताव रखा है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो दिखाता है कि सैन्य रक्षा के अलावा पड़ोसी देशों के साथ राजनीतिक स्तर पर समन्वय बढ़ाना भी साझा चिंताओं को सुलझाने के लिए कितना जरूरी है। भाग 3 राष्ट्रीय राजनीति और विकास। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है। सभी 15 नगर निगमों में स्वीप करते हुए घोषित 493 सीटों में से 467 पर कब्जा जमाया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस को ढबोई और पलेश जैसी नगर पालिकाओं में जीत मिली, जबकि आम आदमी पार्टी ने केशोद में एक तालुका सीट अपने नाम की। ये आंकड़े बिना किसी पक्षपात के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के वर्तमान राजनीतिक रुझान की एक सटीक तस्वीर पेश करते हैं। राजनीति से इतर अगर विकास की बात करें तो सिक्किम अपने 50वें स्थापना वर्ष का जश्न बड़े जोर शोर से मना रहा है। इस मौके पर 4000 करोड़ रुपए की भारी भरकम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये राज्य जैविक खेती और इको टूरिज्म के लिए पूरे देश के सामने एक मॉडल बन चुका है। और सिर्फ यही नहीं, युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए पूर्वोत्तर में 6 नई बीसीसीआई इंडोर क्रिकेट अकादमियों की शुरुआत भी की गई है। लेकिन जरा इस बात पर ध्यान दें, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय तनाव और राष्ट्रीय विकास की खबरें सुर्खियों में छाई रहती हैं, पर ठीक उसी वक्त बिल्कुल जमीनी स्तर पर हमारे स्थानीय समुदायों के भीतर क्या चल रहा होता है। आइए थोड़ा और माइक्रो लेवल पर चलते हैं। भाग 4 न्याय और कानूनी अपडेट्स। यहाँ 2 बहुत ही गंभीर और अलग-अलग कानूनी मामले सामने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के मोर्चे पर अमेरिकी न्याय विभाग ने एक नाबालिग के शोषण के घिनौने अपराध में जेल में बंद पाकिस्तानी मूल के डॉक्टर की अमेरिकी नागरिकता छीनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ टेक्सास में एक 24 वर्षीय भारतीय व्यक्ति को एक मां और उसकी बच्ची पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति का वीजा पहले ही रद्द किया जा चुका था। इसके अलावा मुंबई के पास से एक बेहद परेशान करने वाली स्थानीय क्राइम रिपोर्ट सामने आई है। वहां एक लोन वुल्फ हमले का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने 2 सुरक्षा गार्डों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, और वो भी उनसे कलमा पढ़ने को कहने के बाद। ये घटना सच में समाज में मौजूद अचानक पैदा होने वाले खतरों और सुरक्षा चुनौतियों की एक बहुत ही सख्त तस्वीर पेश करती है। हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, खेल और शिक्षा समाचार। पर्यावरण के दृष्टिकोण से दिल्ली एनसीआर के निवासियों के लिए राहत की एक बड़ी सांस आई है। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और लू के बाद आखिरकार गरज के साथ हुई बारिश और बौछारों ने आम जनजीवन को वो सुकून दिया है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। तो सबसे अहम मुद्दा यह है कि हमारी व्यवस्थाएं भारी दबाव में कैसे प्रतिक्रिया देती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 2 अप्रैल को जब यूपी बोर्ड के कक्षा 10 और 12 के नतीजे घोषित किए गए तो छात्रों की भारी भीड़ के कारण आधिकारिक वेबसाइट का सर्वर लोड नहीं सह सका और पूरी तरह क्रैश हो गया। वहीं खेल की दुनिया में एक विवादित घटनाक्रम तेजी पकड़ रहा है, जहां रिपोर्टर डायना रोसनी और माइक व्रैबेल के इर्द गिर्द घूम रहे NFL स्कैंडल ने तूल पकड़ लिया है, जिसमें अब अन्य कोचों को लेकर भी नए और बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में फंसे तेल के जहाज़ों से लेकर स्थानीय स्तर की खराब मौसम व्यवस्था और इंटरनेट पर क्रैश हुई एक हाई स्कूल परीक्षा की वेबसाइट तक, सब कुछ कहीं ना कहीं एक ही डोर से बंधा है। तो विचार करने वाली बात यह है कि ये विशाल वैश्विक झटके अंततः एक आधुनिक नागरिक की रोजमर्रा की हकीकत को किस तरह तय कर रहे हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इन तथ्यों पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।